वक्फ बिल को लेकर के उसका भविष्य क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ चुके हैं। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने कहा कि वक्फ बिल असंवैधानिक है, तो ये बात आप JPC की कमेटी में भी ये बात आपने रखी होगी। जगदम्बिका पाल आपकी बात को क्यों नहीं समझ सके, उनको क्यों नहीं समझा पाए ये बिल असंवैधानिक है? अब अगर किसी के आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और दिमाग पर सच्चाई को कबूल करने की उनमें इस्तात नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर किसी का दिमाग और दिल खुला होता है तो वो संविधान के आइन के जो फंडामेंटल राइट्स है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 19 हो, 25 हो, 26 हो, 29 हो, उसको कबूल करेंगे। तो और एक बात आप लोग आपके देखने वालों को समझने की ज़रूरत है कि जब 95 का वक्फ कानून पार्लियामेंट में बना और 2013 में जब ये दोबारा अमेंडमेंट हुआ, इन दोनों बिल्स को यूनानिमसली पास किया गया था। बीजेपी ने ओपनली सपोर्ट किया था उसको। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 2013 के अमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट के मिनट्स में आप देख लीजिए, आज बीजेपी कह रही है कि नहीं, हमको अमेंडमेंट करना है। अच्छा, अमेंडमेंट आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसको बर्बाद करने के लिए। डे लाइट मर्डर है ये। आप मेरे को बताइए कि उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक़ है, काशी विश्वनाथ का जो एक्ट है 1997 का, उसमें तो कोई नॉन हिंदू मेंबर बन ही नहीं सकता। तो आप उत्तर प्रदेश सरकार को बोल दीजिए ना कि वहां पर भी एक नॉन हिंदू को मेंबर बनाइए। आपकी बीजेपी की सरकार है। गुजरात में आप बना दीजिए, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहां पर तारीखी, वहां बना दीजिए एक नॉन हिंदू को। उड़ीसा में आपकी सरकार है, बना दीजिए वहां पर भी। आप नहीं करेंगे, आप क्यों बनाएंगे? आप क्यों कह रहे हैं कि इस बिल में नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे और वो भी मेजॉरिटी वो हो जाएंगे? तो फिर कहां से रेगुलेट होगा मुस्लिम वक्फ? लेकिन किरण रिजिजू साहब तो इस पर ये कह रहे थे वैसे साहब, आर्टिकल 26 का, आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है ये। हाँ, जरा ये भी समझाइए कि कैसे आर्टिकल 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। जरा ये भी हमारे दर्शकों की आसानी के लिए समझाइए जरा, क्योंकि आप एक बैरिस्टर, आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए, आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वालिटी है जी। जब आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, बोध गया का एक्ट हो, वहां पर कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख बन सकता है। तो यहां पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप गवर्नमेंट कैसा बोल रहे कि नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? ये ग्रेव वायलेशन आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 26 में ये प्रोविजन है कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हो, कुछ वो अपने तरीके से अपने चैरिटेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज को लेकर चलाए। भाई, दूसरे धर्म के जो लोग हैं या उनके डिनोमिनेशंस हैं, उसको आप टच नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ मुसलमानों के वक्फ को टच कर रहे हैं। कई इसमें जो अमेंडमेंट्स है पूरे के पूरे सिर्फ वक्फ को बर्बाद करने के लिए। आखिरी बात जी, लॉ ऑफ लिमिटेशन है। लॉ ऑफ लिमिटेशन हिंदू एंडोमेंट पे अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ लिमिटेशन सिख धर्म के प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं होता। तो ये बिल कैसा कह रहा है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन वक्फ पे अप्लाई होगा? अब लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा तो जो एंक्रोचर्स है, जो खाबिज है, आप उनको ओनर बना दे रहे। पूरे हरियाणा में इवैक्यू प्रॉपर्टीज है, हजारों एकड़ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है, आप इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन उड़ा दे रहे हैं। आप बताइए इसमें कौन सी चीज है जिससे वक्फ की हिफाजत होगी? अच्छा, बोलेंगे हम, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे। झूठ बोल रहे हैं। 7% 95 एक्ट में है, 5% बिल ने किया। अब कमेटी ने यह कह दिया, बीजेपी एलाइज ने कहा कि नहीं, हाईएस्ट जो डिसाइड गवर्नमेंट करेगी, तो रेवेन्यू का भी लॉस होगा। वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रही है मोदी सरकार, वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए ला रहे हैं। ओवैसी साहब, ये बात आप लंबे वक्त से कर रहे हैं, ये चर्चा बहुत लंबे वक्त से टीवी पे भी हो रही है, JPC में भी हो रही है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक सेटअप में रहते हैं ओवैसी साहब, और 15/11 से ये रिपोर्ट JPC ने पास कर दी है। अब तरीका क्या है अपनी बात कहने का? या तो JPC से ये रिपोर्ट पास ना होती, या जो पावर ग्रुप्स हैं
आपके जरिए, AIMIM के जरिए, समाजवादी पार्टी के जरिए, कांग्रेस के जरिए, जमीयत उलमाए हिंद ने कई सारे प्रोग्राम किए, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है वो इसे नहीं मानेंगे। इन तमाम प्रेशर ग्रुप्स के इस बिल के खिलाफ होने के बावजूद ये 15/11 से जेपीसी में पास भी हुआ और टेबल भी हो गया। तो कैसे फिर सिचुएशन टैकल कैसे करेंगे आप लोग? मैं आपका जवाब देने से पहले एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जितने मुसलमानों के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों जमीयत उलमा, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मीरवाइज उमर फारूक साहब के साथ जो कश्मीर से डेलीगेशन आया था, जमात इस्लामी हिंद और जितने मुस्लिम स्टेक होल्डर्स आए स्टेट्स में जहां जहां हम गए, 98% सबने कहा कि हमको नहीं चाहिए, हम रिजेक्ट करते हैं उसको। एक बात याद रखिए, जिसके लिए आप बिल बना रहे हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं। अब सरकार सिर्फ अपनी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सामने रखकर मुसलमानों से वफ जो करते हैं मुसलमान, वो एक हमारा एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, हमारे लिए इबादत है। और ये अब का नहीं है, 1400 साल से चला आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, खलीफा फारूक आज़म के ज़माने में शेर खुदा हज़रत अली ने किया, सब जगह है। आप उसको छीनना चाह रहे हैं हमसे, तो अब क्या करेंगे? हम बराबर आवाम के दरमियान में जाएंगे, जनता के दरमियान में जाएंगे। हम हमारे हिंदू भाइयों को बताएंगे, हमारे सिख भाइयों को बता रहे हैं कि देखिए, जब आपके लिए कोई चीज़ अच्छी है, हमारे लिए बुरी कैसे हो जा सकती है? फिर या तो आप सबसे छीन लीजिए फिर आप, और हम जाएंगे बराबर जनता के दरमियान में रहेंगे। और खास तौर से जो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और पासवान साहब की पार्टीज की अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद कर रही है, जो सिर्फ मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर यह बिल बनाया गया है, इनको सियासी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ये लोग रोकेंगे नहीं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अगर आज मोदी पावर में है तो इन तीनों की तायीद की वजह से है। वो कैसे अलाउ कर रहे हैं उसको? ये 240 के एमपी की सरकार है, 300 वाली तो नहीं है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम बीजेपी को अपना हिंदुत्व का एजेंडा लागू करेंगे, तो फिर आपका सेकुलरिज्म की आप जो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और रामविलास पासवान साहब की पार्टी, तो सब झूठ है फिर वो। नहीं, ओवैसी साहब, वही तो दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, चंद्रबाबू नायडू के सफ़ीर वहाँ से आया, वो उसमें शामिल भी हुए, उनका नुमाइंदा उसमें शामिल भी हुआ उस प्रोग्राम में जो वक्फ बिल को लेकर के किया गया। तो उसके बावजूद ये सिचुएशन है। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या अवाम के बीच जाने का तो रास्ता है ही है, आप अवाम के बीच दिल्ली में भी गए, बिहार में भी आप जाएंगे, लेकिन क्या कोर्ट का भी कोई रास्ता है क्या? यकीनन देखिए, अदालत को जाने का तो राइट है ना। बीजेपी तो झूठ बोलती है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ आप कोर्ट को नहीं जा सकते थे। एनजीटी का ट्राइब्यूनल का जजमेंट, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल का जजमेंट, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल का जजमेंट, ये ऐसे 12-15 ट्राइब्यूनल्स के जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन होता है कोर्ट में। बीजेपी पूरे देश में झूठ बोल रही है, कह रहे कोर्ट को नहीं जा सकते। अरे कौन रोकेगा भाई? कैसा रोकेंगे? रिव्यू पिटीशन है, आप कह रहे अपील। और रेलवे के बाद तो आर्ग्यूमेंट पूरे देश में क्या है कि भाई बैकलॉग बहुत है केसेस के। रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास, ये भी बहुत बताया गया। झूठ है ये। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ये 4 स्टेट्स को अगर आप मिलाएंगे तो इनके पास करीब 14 या 15 लाख एकड़ जमीन है। सिर्फ 4 स्टेट्स, मैं यूपी नहीं मिलाया हूं, बिहार नहीं मिलाया हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं मिलाया हूं। इन 4 स्टेट्स में हिंदू एंडोमेंट के पास 14 to 15 लाख एकड़ जमीन है। और पूरी मुस्लिम वक्फ बोर्ड, 32 वक्फ बोर्ड्स हैं पूरे देश में, उनके पास 13 लाख एकड़ है। ये झूठ फैलाया गया। और इतने बड़े रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी होल्डर्स है, क्यों झूठ बोलते? जब डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए, हम चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस बीजेपी को, बोलो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में क्या 14-15 लाख एकड़ जमीन नहीं है? कितने एकड़ जमीन, लाखों एकड़ यूपी में है, बिहार में बताइए आप, मध्य प्रदेश में है बताइए आप, वेस्ट बंगाल में कितनी है बताइए आप, आसाम में कितनी है बताइए आप। यह सिर्फ मुसलमानों की नफरत की बुनियाद पर यह कानून बनाया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओवैसी साहब, चलिए, एक रास्ता आपने कहा कि अदालत का है, कानून का रास्ता है, उस रास्ते को भी आप इख्तियार करेंगे और अवाम के बीच जाएंगे, और अवाम के बीच गए भी। दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए, आपने 2 सीटों को चुना अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। तो इन 2 सीटों से जो फैसला आया,
तो क्या आवाम ने आपकी बात सुनी, जो बात आप आवाम के बीच ले जाना चाह रहे थे? मैंने भी बहुत सारे लोगों से घूम घूम करके सवाल किए, तो वक्फ को लेकर के जो बात आप पहुंचाना चाह रहे थे आवाम तक, वो कितनी पहुंची? नहीं, दिल्ली का चुनाव तो रेफरेंडम था एक झूठी आदमी के ऊपर। दिल्ली का चुनाव था एक रेफरेंडम उस शख्स के ऊपर जिसने अपने हाथों से कंप्लेन देकर अपनी पार्टी की तरफ से तबलीगी जमात के ऊपर एफआईआर कराया। दिल्ली का एक रेफरेंडम था उस शख्स के ऊपर जिसने राम मंदिर का एक मॉडल बनाया था। दिल्ली का चुनाव रेफरेंडम था उस शख्स के ऊपर जिसने अपने जबान से मुसलमान का लफ्ज बोलने से वो कतराता था। तो दिल्ली का चुनाव रेफरेंडम था उस शख्स के लिए कि वो ना कभी ओखला गया, ना कभी मुस्तफाबाद गया, ना कभी आपके मिटिया महल गया, जहां जहां से 4 एमएलए जीते। बावजूद इसके ऊपर था जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आपने फॉलो वो कर जो रहा चारों था, बातें जिसको- गिनवाई ओवैसी साहब, हाँ, मरकज, तबलीगी जमात, शाहीन बाग या फिर मुसलमान इलाकों में प्रचार के लिए नहीं गए, इन सारी बातों के बावजूद आम आदमी पार्टी के 5 में से 4 उम्मीदवार जीत के विधानसभा पहुंचे और आपके दोनों उम्मीदवार फेल हो गए। तो यही तो नहीं, तो यही तो हम बता रहे हैं कि ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज मुसलमानों को सिर्फ वोटर बना दिए हैं और बनाना चाहती हैं। हम क्या कह रहे हैं कि वोटर नहीं, सिटीजन विद राइट्स बनो। और जब आप सिटीजन विद राइट्स बनेंगे तो ओखला में पीने का पानी आएगा, ओखला में जो पूरे दिल्ली का कचरा लाके डाला जा रहा है वो बंद होगा, मुस्तफाबाद में जो गंदगी पूरी भरी हुई है वो साफ होगी। यहां पर सिर्फ जो चीफ मिनिस्टर आके कैंपेन नहीं करता, आपसे वोट नहीं मांगता, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो लोग जेल में हैं, जो बुरे वक्त में सामने ठहरे आपके, और आप सिर्फ वोटर बन गए। मगर हमारी कोशिश जारी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं ओखला की आवाम का, मुस्तफाबाद की आवाम का, कि 3-4 दिन के लिए शिफा निकले और ताहिर हुसैन निकले, 33,000 वहां मिले, करीब 40,000 वहां मिले। हमारी जो जारी रहेगी। बहुत अच्छे वोट हासिल किए हैं। हम ताहिर हुसैन ने करीब 34,000 वोट हासिल किया। तौर पे अब तो केजरीवाल को कोई मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला है। नहीं, आपके दोनों कैंडिडेट ने अच्छे वोट हासिल किए हैं। करीब 40,000 वोट शिफा को मिला और करीब 34,000 वोट ताहिर हुसैन ने हासिल किया। लेकिन जब मैं इन दोनों इलाकों में था ओवैसी साहब, तो लोग ये पूछ रहे थे कि ताहिर से या शिफाउर रहमान से ओवैसी साहब ने ये टिकट देने से पहले भी कभी कोई मुलाकात की, उनका हालचाल लिया, उनसे पूछा कि भाई तुम गलत इल्जाम में तुम लोगों को बंद किया गया, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे? पार्लियामेंट की मेरी तकरीर है दिल्ली के फिसादात के ऊपर, राइट्स के ऊपर। पार्लियामेंट के कई स्पीचेस हैं मेरे, और हमारी पार्टी की तरफ से कहीं वहां पर रिलीफ का काम भी किया गया था। और ताहिर हुसैन के परिवार आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी उनसे राब्ते में था या नहीं था। तो ये बात आप ये बताइए कि केजरीवाल ने जाकर कभी मिला ताहिर हुसैन से? क्या केजरीवाल शिफा के घर को गया था? उस ताहिर हुसैन के घर पे दिल्ली के बड़े बड़े नेता, जो अभी मोहतरमा जो चीफ मिनिस्टर साहिबा घर में बैठ के खाना खाती थी, गोश्त खाती थी, वो गए एक बार पकड़ने के बाद। ताहिर हुसैन की छत की तो पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी सवाल करते हैं, ओवैसी तुम गए। अच्छा, एक चीज और बताइए। बिल्कुल, आप जानते हैं उस बात को कि बड़े बड़े मजेदार खाने ताहिर हुसैन खिलाते थे उन लोगों को। ये मटिया महल और बल्ली मारान, ये 2 सीटें आपने क्यों नहीं लड़ने का फैसला किया, और सीलमपुर ये क्यों छोड़ दी? ये 3 सीटें कम से कम, यहां उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? अरे हुसैन साहब 70 में 2 लड़कर 68 सदक़े में छोड़ दिए तो पेट में दर्द हो रहा है। अगर और 4-5 लड़ लेते तो इन लोगों को कौन कौन सा अटैक हो जाता नहीं मालूम, सीजर हो जाता। तो खैर, हम अपना फैसला लिए कि हम 2 पे लड़ेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। पार्टी का फैसला था। बढ़ के लड़े तो क्यों बढ़ के लड़े, नहीं लड़े तो क्यों नहीं लड़े, बस यूं ही अब 2 पूछ लड़े लिया। तो वो क्यों नहीं लड़े। आखिरी फैसला आपका ही है, बस यूं ही पूछ लिया, करने का उनका इख्तियार, क्योंकि ये सवाल मटिया महल के लोगों का इख्तियार है आवाम को। मगर हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम 2 पे चुनाव लड़ेंगे। मैंने आले मोहम्मद इकबाल से पूछ लिया था, उस इलेक्शन में ज्यादा लड़ेंगे इंशाल्लाह। मैंने आले मोहम्मद इकबाल से पूछा था कि भाई आपके लिए बड़ी राहत हुई कि ओवैसी साहब ने उम्मीदवार नहीं दिया आपको, नहीं मुश्किल में आ जाते आप भी, जो मटिया महल से जीते सबसे ज्यादा वोटों से। अच्छा चलिए, अब चलिए, वो अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा चलिए, अब जरा बिहार चलते हैं, चूंकि आपने सीधे सीधे ये भी बात एक कही कि मुसलमान जो है नीतीश को, चंद्रबाबू नायडू को और चिराग पासवान को माफ नहीं करेंगे। तो 2 नाम इसमें से बिहार के हैं,
तो बिहार की तैयारी कैसी है और इस बार कितनी सीटों पर लड़ने का इरादा बना रहे हैं आप? बिहार में तो इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब हमारे सदर हैं, उनसे हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। वो अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब पूरा ग्राउंड वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग आने वाले दिनों में, और हम लोग अपनी सीटों पे लड़ेंगे। और ख़ास तौर से जो हमारे टिकट पर जीतकर जो लोग सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा है, उनको भी सबक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है सीमांचल की आवाम को। मजलिस से ज़्यादा वो सीमांचल की आवाम को धोखा दिया है, और मुझे यकीन है कि हम अच्छी जगह पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे और पूरी ताकत के साथ और पूरे मुनज़्ज़म तरीके से हम अपने इस इंतखाबात में बस एक आखिरी बात, जिन पर पिछली बार आपने भरोसा किया, आप कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया सीमांचल की आवाम को, तो इस बार कुछ भरोसे के लोग मिल पाए हैं या नहीं अभी तक? नहीं, इंशाअल्लाह ताला अच्छे उनसे बेहतर लोग मिलेंगे, और हमको यकीन है कि वो लोग जब आएंगे पार्टी से लड़ेंगे, वो पार्टी को इंशाअल्लाह और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और हमारे पास जिस तरीके से हमारे अख्तरुल ईमान साहब मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ और भी अच्छे लोग जमा होंगे, साथ आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बिहार के नतीजे हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब देखना यह है कि दूसरी पार्टी क्या करते हैं, क्योंकि ये जो आजकल पॉलिटिक्स में जो 6 महीने पहले लिव इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है और 6 महीने के बाद फिर ख़त्म हो जाता है, तो ये इससे भी बहुत बुरा असर पड़ता है अवाम के जहन पर कि पार्लियामेंट के चुनाव में तो आप सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं और आप क्या क्या बातें करते हैं, और उसके 6 महीने के बाद फिर आपकी जो इश्क है, सियासी इश्क है, सियासी आपकी जो शादी है या फिर मोहब्बत है, वो कैसे ख़त्म हो जाती है। तो AIMIM की किसी के साथ लिव इन की कोई गुंजाइश है अभी बिहार में या नहीं? अब देखिए, मैं एक मजहबी मुसलमान हूँ, तो लिव इन का ख़ाइल नहीं हूँ, मैं शादी का ख़ाइल हूँ। और लाइटर वेन में कह रहा हूँ कि मैं एक में खुश हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम अपने उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब।